Imagine with all your might, believe with all your heart and achieve with all your might. Hello and welcome to Achievers Adda on Adda 247, the official YouTube channel of Bankers Adda and SSC Adda. आज इस शो में हम फोकस करेंगे on different aspects of how to crack the examination. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट जो कि SBI क्लर्क हैं एंड उनसे आज आने वाले कुछ समय में हम फोकस करेंगे कैसे क्रैक करें इस एग्जामिनेशन को. तो नीरज, आपका यहाँ पर खास स्वागत है शो के अंदर. तो सबसे पहले आपके वो पहले वर्ड्स क्या हैं हमारे सारे एस्पायरेंट्स के लिए? Hello viewers, my name is Neeraj Singh and I wish you all the best for SBI PO examination. I wish कि आप सब भी मेरे जैसे एक रेप्यूटेड बैंक जैसा कि आप जानते हैं SBI के बारे में बहुत जल्दी आप भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे. थैंक यू. आपने सर एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया कि सेटल हो जाएंगे. अभी आपने बताया इंटरव्यू से पहले कि यू वर वर्किंग इन अ प्राइवेट जॉब एंड बहुत दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी. हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अब तो सब कुछ खुशनुमा सा हो चुका है. तो बेसिकली वो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी क्या थी आपकी? हाउ डिड दैट हैपन? कैसे आपका एक यूरेका मोमेंट आया कि नहीं मुझे ये सेक्टर में जाना है? हाउ डिड इट हैपन? सर स्टार्टिंग में तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द बैंकिंग एग्जामिनेशन कि कैसे इसको क्रैक करना है, क्या बैंकिंग है बेसिकली. और उसके बाद आई मेट विद माई लेक्चरर व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन. तो आई ट्राइड सो मेनी एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल वंस जी, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया जी. लेकिन फिर भी ही टोल्ड मी प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन. तो वहाँ से करने के बाद प्राइवेट जॉब मिली. जॉब के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल, वो स्टेबिलिटी आई डिडंट फाइंड ओवर देयर. ओके. और व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ कि येस आई एम टू मच कंफर्टेबल विद द बैंकिंग एग्जामिनेशन जी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आई कैन मेक माई करियर इन बैंकिंग. एग्जैक्टली. और ऐसा जब हुआ, जब मैंने स्टार्टिंग करी अपनी एग्जाम देने की जी, और फर्स्ट एग्जाम वाज SBI PO इन 2015 एंड सिंस देन फाइनली आई वाज I think I gave so many examination and finally I am in SBI. और I hope कि very soon RBI will be over there. तो कोशिश है पूरी कि SBI के बाद अब अगला नंबर RBI का है. RBI का है. Exactly. हाँ, तो जो आपने मुझे अभी आंसर दिया, आपने बताया कि 2015 से लेकर 2016 आ गया, तो करीब 1 से 1.5 साल का एक इंटरवल था जी. एंड हमारे पास कई एस्पायरेंट्स के यहाँ पर आते हैं मैसेज. फॉर एग्जांपल कल ही मैसेज आया कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट 2 years एंड स्टिल कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है. तो आप भी उस फेज से गुजर चुके हैं, ऑल्सो बीन थ्रू दैट फेज. सो हाउ वर यू मोटिवेटेड इन दैट पर्टिकुलर फेज? कैसे? क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता कि हर एग्जाम आप बैठते और सक्सीड करते तो आपके अंदर एक खुद से कॉन्फिडेंस आता. सो वो एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, वो एक मोटिवेशन कहाँ से आया उस दौर में जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी? सर स्टार्टिंग में तो आई मस्ट से कि फेलियर बहुत ज़रूरी होता है किसी सक्सेस को पाने के लिए. Agree. और अगर आप ऐसा कहें कि आप एग्ज़ाम दें और यू विल गेट सिलेक्टेड, तो आप फिर एक वो 99% से अलग लोग हैं जो आप लक लेकर आते हैं साथ में अपने. मेरे साथ ऐसा नहीं था. करीबन काफ़ी एग्ज़ाम देने के बाद आई फाउंड कि एक सक्सेस के लिए फेलियर होना बहुत ज़रूरी है. और उस सक्सेस का मज़ा बहुत आता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा फेलियर्स हों. बिल्कुल. आपने भी जो आंसर दिया हमें वो ये दिया कि काफ़ी टाइम हो गया, 2015 से 2016 हो गया एंड काफ़ी एक टाइम लैप्स है. यहाँ पर अगर आप एक एग्ज़ाम देते और फिर क्लियर कर लेते तो चलिए समझ में आता, पर समय के साथ आपने फेलियर्स को भी देखा, समय के साथ आपने कई एग्ज़ाम भी दिए. तो आपका ये जो मोटिवेशन है, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहाँ से आया? इसके लिए तो सर मैं यही कहूँगा कि फेलियर होना बहुत ज़रूरी है किसी सक्सेस को पाने के लिए. और मेरे साथ शायद ये बहुत ज़्यादा है. अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं जो फेलियर नहीं झेलते हैं तो आई थिंक यू आर द लकी वंस. लेकिन फिर भी फेलियर्स के लिए आप ऐसा ना कहें कि ये शायद आपकी डेस्टिनी थी, ये आपका लक था. कहीं ना कहीं आपके लूप होल्स ऐसे रहते हैं जिन पे आप शायद वर्क नहीं करते हैं और फाइनल वो आपका फेलियर बन जाता है. मेरे केस में शायद ऐसा ही था और मैंने वर्कआउट वहाँ किया कि मेरे फेलियर्स किस लूप होल्स पे क्रिएट हो रहे हैं. उन लूप होल्स को मैंने फाइंड आउट किया, उस पर वर्कआउट किया और फाइनली आई थिंक वो मेरे लिए काम आया कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ. बाकी जो एस्पायरेंट्स हैं, मेरे भी काफ़ी कलीग्स थे जिनसे जो मेरे साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है जी, तो सेम चीज़ उनके साथ भी हुई है. दे गेव सो मेनी एग्जामिनेशंस और आई थिंक फेलियर्स एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को अंदर से पूरा का पूरा मोल्ड कर देता है कि अब कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें जी. मेरा मानना यही है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए. चाहे आप फेलियर हो ना हो, सक्सेस मिले या ना मिले, कोशिश करिए कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उससे कुछ ना कुछ सीखें ज़रूर कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो किन बेसिस पे हुआ
और अगर आपका फेल्योर हो गया तो आप थोड़ा और अटेंटिव हो जाएं कि क्यों हुआ फेल्योर, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता था, क्या ये एग्जाम मेरे लायक नहीं था, या मैं इस एग्जाम के लायक नहीं था मैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी और फाइनली फेल्योर्स कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लाने के लिए ही होते हैं। यहाँ पर आपने जो अभी बात कही कि फेलियर्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे पिछले 1 से 1.5 साल में, पर जो आपने सक्सेस पाया वो भी इतना ही ज़्यादा स्वीट था जब आपने उन फेलियर्स को भी देखा। तो एक जो मैसेज आप देना चाहते हैं, जो हमारा यहाँ पर एक मकसद भी है, एक इंटेंशन भी है कि वी हैव वेरियस पीपल, करीब लाख के ऊपर लोग देते हैं SBI PO एग्जामिनेशन का, भी करीब बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो उन लाखों की संख्या से उन जो सिलेक्टेड 1000 हैं उन तक का सफ़र कैसे तय किया जाए, ये अगर मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। वर्कआउट करने के लिए तो आई थिंक मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एडवर्टीजमेंट की डेट मत देखें कि किस दिन एडवर्टीजमेंट आएगी, पहली चीज़ तो ये। बहुत सारे लोग ये होते हैं जो सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा देन आई विल प्रिपेयर जी। अगर मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं जैसा कि जनरल अवेयरनेस, जिससे आप काफ़ी खुशी भी आ गई जी बिल्कुल। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं सेविंग भी हो सकता है और पीछे भी छोड़ डाउनफॉल भी हो सकता है। तो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर 2 चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको किसी दिन का इंतजार नहीं करना। यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द एग्जामिनेशन डे और डे बिफोर एग्जामिनेशन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर GE एंड कंप्यूटर। दीज आर 2 सब्जेक्ट्स फॉर विच यू हैव टू प्रिपेयर ऑन डेली बेसिस। इट इज नॉट अ डेली कप ऑफ टी, आपने लिया पढ़ा और मगअप कर लिया आपने। आपको थ्रू आउट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं थोड़ा फिगर आउट करें क्या प्रॉब्लम है अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और एग्जाम के साथ साथ खुद को चेंज जरूर करें आप जी। क्योंकि आज शायद लास्ट ईयर मैंने नहीं, करीबन 40-50 लाख जिन्होंने एस्पायरेंट्स ने एग्जाम दिया होगा, दे फाइंड आउट कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में चेंजेस हुए हैं। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें, रीजनिंग की बात करें, क्वांट की बात करें, तो ये वो प्राइम सेक्शंस है जहाँ पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है जी। बच्चे सेक्शनल क्लियर करने के लिए पूरी फाइट कर रहे थे एग्जाम डे वाले दिन। शायद ये चीज़ें हमने ऑनलाइन देखी भी थी यूट्यूब पर ही, जब गोपाल सर ने अपना इंटरव्यू आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट ले रहे थे आफ्टर एग्जामिनेशन कि कैसा रहा आपका सिलेबस, कैसा रहा एग्जाम आपका। वहाँ लोगों ने कई बार कहा भी कि बहुत अलग पैटर्न आ गया, बहुत अलग एक आपका सिलेबस आया है। काफ़ी लोग ने ये बोला कि डिफिकल्ट एग्जाम हो गया है। तो अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्ट आपके लिए एक स्पेशल के लिए नहीं था, शायद जितने लोगों ने एग्जाम अपेयर किया सबके लिए डिफिकल्ट था। और आपने जब एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो आपको कैसे उससे बचा जाए, कैसे अपना सिलेक्शन लिया जाए, ये चीजें दिमाग में लानी चाहिए। फेलियर को भूल जाइए, जो भी आपके हाथ में है उसको कैसे पाना है थोड़ा उस पर वर्कआउट करिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर सिलेक्शन। मतलब अगर मैं आपकी बात से जो समझूं, the thing that I'm comprehending is basically कि जब एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि औरों से आपके नंबर ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपको 100 में 100 लाने हैं। अगर पेपर डिफिकल्ट है देन जो एक्यूरेसी है दैट होल्ड्स द की। एग्जैक्टली। मतलब अगर 17 नंबर कट ऑफ है, आपको 18 लाना है ताकि आप क्लियर कर पाए। नहीं, एक चीज और कि यू डू नॉट नो अबाउट द कट ऑफ। हाँ। पहली चीज, ठीक है, तो आप कट ऑफ पे ना जाए। मेरा मानना यह है कट ऑफ पे ना जाके आप देखें एग्जाम कैसा आ रहा है जी। ठीक है, एग्जाम अगर अच्छा है सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है, डिफिकल्ट हो रहा है सबके लिए डिफिकल्ट होगा। आपने केवल सिलेक्शन लेने के बारे में सोचना है जी। आप ये ना सोचें मैं 20 क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि कट ऑफ शायद सबने देखी होगी। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग फॉर IBPS PO कट ऑफ की वो करीबन 70-80 के अराउंड होगी। एंड आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन गोपाल सर का शो आया था एंड ही टोल्ड कि मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा बट स्टिल कट ऑफ विल बी बिलो। जिस दिन कट ऑफ आई तो एवरीबडी गेट टू नो कि कट ऑफ 52.50 ऑफ IBPS PO। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट कट ऑफ इतना कम कट ऑफ जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये बात है, अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि आप अपने आप को सिक्योर लेके चले, अपना सिलेक्शन लें, ज्यादा क्वेश्चनों के पीछे ना भागे। जो आपको आता है बी एक्यूरेसी के साथ करें कि आप केवल करें सही हो, विद दैट सेट। ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में जाएंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज और है कि 1 साल पहले का पैटर्न कुछ और था, 1 साल बाद का जो पैटर्न है वो कुछ और है। एंड डिफिकल्टी लेवल जो आपने भी कहा कि काफ़ी हाई हो चुका है। तो कल ही हम मैच देख रहे थे, टेस्ट मैच देख रहे थे, एंड विराट कोहली ने 4 टेस्ट मैचेस में 4 सीरीज़ में डबल सेंचुरी मारी। तो जब हम लोग रहे होंगे 15-16 साल के एंड वी हैड अ आइडल सचिन, एट दैट टाइम फिटनेस लेवल्स वर डिफरेंट, अभी डिफरेंट है। तो सिमिलरली जो एग्जामिनेशन है, जो उस समय का लेवल रहा होगा 2 साल पहले का, वो कुछ और होगा, आज कुछ और होगा। आपने दोनों देखा है जी, बिल्कुल। यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग व्हेन द लेवल वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, जो कि आज हो चुका है SBI PO का क्लर्क का। तो कैसे मोल्ड किया आपने अपने आप को? हाउ डिड यू ट्राई टू मोल्ड योरसेल्फ और हाउ वर यू फ्लेक्सिबल टू
to digress from the old pattern and now adapt the new pattern? ये एक जो सवाल है हमारा यहाँ पर. शायद इसके लिए मैं यही कहूँगा, अगर आई वुड गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हुसैन बोल्ट, ही नेवर थॉट दैट ही विल विन ओलंपिक मेडल्स इन बैक टू बैक ओलंपिक्स. Exactly. तो ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपिक्स गोल्ड मेडल. शायद वो उन्होंने ये जब बाय बर्थ भी नहीं सोचा होगा तो आई विल बिकम एन स्प्रिंटर, लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया आफ्टर 3, 4, 5 ईयर ही गेट द कोच एंड ही लेट हिम नो कि यू कैन डू दिस, और उसको करने के बाद ही गेट टू नो कि यस आई कैन विन द ओलंपिक्स. और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार. चलिए अगर एक बार तुक्का लगता है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन दूसरी बार शायद कहीं ना कहीं उनकी एबिलिटी थी, और तीसरी बार भी उनकी एबिलिटी थी जिसपे उन्होंने वर्कआउट किया. तो यही चीज़ मैं एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूँगा, आपको मोल्ड करना पड़ेगा अपने आप को. एग्जाम के लेवल पे आप ना जाके आपकी प्रिपरेशन कितनी है. अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो आपकी प्रिपरेशन कितनी है, एग्जाम इजी है तो आपकी प्रिपरेशन कितनी है. रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हुआ होगा. एवरीबडी आई थिंक फाउंड एग्जामिनेशन वाज सो मच इजी, और उसके बाद भी ऐसा रहा कि कट ऑफ 80+ गई थी. वो बशर्ते इसलिए थी क्योंकि सिलेक्शन के लिए सीट्स बहुत कम थी. लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सिलेक्शन तो हुआ है. Exactly. तो दे न्यू कि अगर मैंने 85 क्वेश्चंस कर लिया आई विल गेट इनटू द मेंस. तो आपको क्या करना है, आपको केवल सेफर साइड लेके चलना है. इन द एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर सिलेक्शन, यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द कट ऑफ, ऑन द मेरिट्स, वेदर आई एम द टॉप 10 और टॉप 50. आई हैव टू क्लियर द मेंस, आई हैव टू क्लियर द इंटरव्यू, आई हैव टू गेट माय सिलेक्शन. मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है, Non-negotiable यू हैव टू क्लियर. एग्जैक्टली. यहाँ पर अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि जब उसेन बोल्ट ने सोचा होगा ही हैड अ कोच, मतलब उसने सोचा होगा कि मुझे इसमें करियर बनाना है. तो आपने जब सोचा कि मुझे जब वो जॉब छोड़नी है तो आपके पास कई सारे फैक्टर्स थे, कई सारे नए आयाम थे. फॉर एग्जांपल यू हैड द एसएससी, यू हैड द बैंकिंग सेक्टर, यू हैड यूपीएससी एज वेल. तो व्हाई बैंकिंग सेक्टर, व्हाई डिड यू चूज बैंकिंग सेक्टर? दैट इज व्हाट इज आवर क्वेश्चन. आई थिंक इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है आपको कि वेयर यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल. सक्सेस कहाँ मिल सकती है आपको ज़्यादा? एसएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और बैंकिंग. फर्स्ट थिंग, दे आर नॉट अ कंपैरिजन वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पर. पहली चीज़, आई फाउंड माई सेल्फ सो मच सुटेबल विद द बैंकिंग. इसके लिए 2-3 लोगों का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा. सबसे पहले अड्डा 247, जिसमें गोपाल सर के आने के बाद शायद मेरा मोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया बैंकिंग की तरफ. सेकंड माई मेंटोर थे एक शिवेश कुणाल सिंह सर, जिन्होंने मुझे बोला कि क्यों नहीं आप इसके लिए तैयार करते हो, प्रैक्टिस करते हो. आई टोल्ड हिम कि सर मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैं क्यों इसमें बैंकिंग में जाऊँ. और बिकॉज उस समय मैं गेट कर चुका था क्लियर, एंड आई जस्ट स्कोर 27 अपार्ट फ्रॉम कट ऑफ 26.2 थी कट ऑफ. तो आई वाज नॉट गेटिंग द आईआईटीज एंड टॉप इंस्टीट्यूशंस. तो ही टोल्ड कि व्हाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग सेक्टर. और शायद धीरे धीरे व्हेन आई गेट इनटू 2015 एंडिंग, तो बैंकर्स अड्डा ने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसने शायद मुझे कहीं और देखने का मौका नहीं दिया. ना एसएससी से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा एसएससी की जॉब खराब है या अच्छी है, लेकिन मैं ऐसा जरूर कहना चाहूँगा कि बैंकिंग की जॉब शायद मेरे लिए बहुत अच्छी है, और आई कैन बिकम अ सक्सेसफुल बैंकर इफ एवर. अगर हम दोबारा मिले अगले 10-15 साल में, तो यू विल फाउंड मी ऑन टॉप पोस्ट ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं ज़रूर. और बस कोशिश ये है कि कैसे मैं बैंकिंग को और अच्छे से सीख सकूँ, कि बहुत वास्ट चीज़ है जी. आप एसएससी के अंदर कुछ मेरे हिसाब से ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छा होगा, कन्वीनियंट होगा. यूपीएससी में है और पीसीएस में भी है, लेकिन बैंकिंग एक ऐसा वास्ट है जहां आपके पास सीखने के लिए बहुत चीज़ें शायद आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी उस चीज़ों को सीखने के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ. और शायद वन ऑफ दी बिगेस्ट बैंक की जो चेयरपर्सन है, आप उनके टेन्योर को देखेंगे, 40 इयर्स उन्होंने बैंकिंग को दिए हैं, और टुडे सी इज चेयरपर्सन. एग्जैक्टली 40 साल का करियर शायद नहीं सोचा होगा कि शी विल बिकम अ चेयरपर्सन. कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जो एक ग्रोथ है, दैट इज एक्जेम्पलरी. तो बैंकिंग में आप ग्रोथ के मामले में तो आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा मैं बोलना जरूर चाहूँगा. और सीखने के लिए अगर आपके अंदर एक झील है, तो आपको अगर लर्न करना है कुछ थ्रू आउट योर लाइफ, मेरा मानना है कि अगर एक किताब को एक दिन में खत्म करना चाहें तो किया जा सकता है. वो हैबिट डालनी पड़ेगी. तो बैंकिंग ऐसा है, आप कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहेंगे, डेली एक चीज नहीं रहेगी, और ये चीज बहुत जरूरी है. हम डेली एक ही चाय पियेंगे तो शायद स्वाद हमारा खत्म हो जाएगा. रोज हम चेंज करते रहते हैं उसको, कभी ग्रीन टी ले लिया, कभी ब्लैक टी ले लिया, कभी हमने शुगर कम रखी, कभी शुगर ज्यादा कर दी हमने. तो कोशिश यही है कि बैंकिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी कि आप अगर सुबह घर से निकलेंगे तो आपके माइंड
माइंड में होना चाहिए, क्या मैं शाम को नया सीख कर आता हूँ वापस। एग्जैक्टली मतलब वही बात कि अगर आप रोज जो आपने कहा ग्रीन टी ब्लैक टी मतलब रोज कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा आपको, वो कितना भी अजीब हो कितना भी डिफिकल्ट हो, यू हैव टू डू इट। यहाँ पर आपने अभी कहा कि चलिए बैंकिंग सेक्टर में आ गए, एक सवाल है जो कि हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं एंड स्पेशली जो उनके पेरेंट्स हैं और जितने भी देश के लोग हैं पूछना चाहेंगे आपसे अबाउट डिमोनेटाइजेशन, कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब आपका विमुद्रीकरण हुआ, तो आप में या बैंकिंग के अंदर क्या चेंज आया? आप तो एक ब्रांच में हैं, एक सेंटर में हैं, तो क्या एक इमेज था बेसिकली, क्या आपको लगा कि यार ये जो आपका टर्म है, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि ये एक सही गलत है बिकॉज यू आर अ बैंकिंग पर्सनल, पर फिर भी जो हमारा मकसद ये है कि जब व्हेन दिस थिंग हैपेंड, जब 8 नवंबर को मोदी जी ने भाषण दिया और कहा कि 500,000 के नोट देश हित में हम बंद कर रहे हैं, देन व्हाट वाज योर रिएक्शन नंबर 1 एंड हाउ वर द बैंकर्स एबल टू कोप अप विद दिस बिग चेंज? स्टार्टिंग के 3 दिन तो ऐसा लगा शायद ये हमारी आफत आ गई है जी, क्योंकि जब रात भर बैठ के काम करना पड़ा। लेकिन जब 3 से 4 दिन 5 दिन 10 दिन निकले, तो जब बैंक के अंदर अगर आप आज की मॉनेटरी बैंक के पास देखेंगे तो शायद इतना है, जो चेंजेस पब्लिक को उन्होंने दिए हैं वो शायद इसी डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही हुए हैं। अगर मैं नॉर्मल एक एडवांस लोन की बात करूं, आज अगर कोई भी होम लोन लेने के लिए जाता है तो शायद वही होम लोन पिछले 3 महीने से पहले की अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो शायद कहीं 10-11% होते थे। अब कितने हैं? और आज वही करीबन 7 से 8% पे आ गए हैं। अच्छा। तो ये डीमोनेटाइजेशन है कि मार्केट के अंदर जो पैसा था वो बैंकों के पास पहुंचा है और बैंक इतने लायबल हो चुके हैं कि वो अब कहीं ना कहीं इकोनॉमी को और स्टेबल कर देंगे। मतलब कस्टमर के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल। मतलब जो दिक्कत हमने फेस की उसका अब जो एक पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं वो अब हमको यहाँ पर दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहला तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में या फिर एंट्री इनटू एनी सेक्टर? क्या अगर आप बैंकिंग फैमिली से हैं, आपके फादर बैंकर रहे या फिर आप मेडिकल से हैं, तो क्या वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में इस पर्टिकुलर सेक्टर की को चॉइस करने में या फिर सिलेक्शन करने में सेक्टर में? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये? फैमिली बैकग्राउंड आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको उम्र भर साथ देगा। आपके गलत में भी वो सही है और आपके सही में तो वो हमेशा सही रहते ही हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में मेरे फादर जो हैं वो ना ही बैंकिंग सेक्टर से हैं ना ही वो किसी और सेक्टर से हैं। मेरी मदर शी इज़ अ हाउस वाइफ। मेरा बड़ा भाई ही इज़ इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो आई एम द लोन पर्सन, इवन दो आई मस्ट से कि मैं पूरे अपने एक टाउन के अंदर फ्रॉम वेयर आई बिलोंग मैं एक अकेला पर्सन जो बैंकिंग में एक इंटरेस्ट मेरा था। अच्छा। फादर ने कभी ये नहीं कहा कि क्यों प्रिपेयर कर रहे हो। स्टार्टिंग में व्हेन आई यूज्ड टू टेल हिम कि पापा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग और लेट्स सी देखो कब तक सिलेक्शन होता है, तो ही टोल्ड मी कि बढ़िया बनने जा रहे हो शायद तुम, तो टेक्निकल डिग्री क्यों ली। बट टुडे व्हेन आई गेट सिलेक्टेड इन SBI, तो नाउ आई थिंक ही प्राउड कि हाँ फाइनली कहीं ना कहीं, बिकॉज आई एम गेटिंग द रिकग्निशन व्हेन यू आर इन द टॉप बैंक। एक लाइक SBI जैसे अगर आप किसी बैंक में होंगे यू विल गेट द रिकग्निशन। तो नाउ ही थिंक्स कि अच्छा उसने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट्स मिला। तो फैमिली को स्टार्टिंग में हमेशा ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, बट माई मदर ऑलवेज सपोर्ट्स मी फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई टोल्ड हर कि मैम आई विल गोइंग टू प्रिपेयर और आई जॉइन द कोचिंग ऑफ करियर पावर। स्टार्टिंग में लखनऊ से मैंने कोचिंग भी करी थी। तो फर्स्ट डे सी टोल्ड कि यार क्यों प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो आई टोल्ड हर कि ममा अभी शायद सिलेक्शन देखो इधर नहीं हो पा रहा है टेक्निकल में, क्यों ना बैंकिंग में एक बार ट्राई किया जाए। जी। तो उन्होंने झट से करीबन उस समय 7-7.5 हज़ार फीस थी और किस तरीके से उन्होंने दी थी शायद मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा ये लो ले जाना लेकिन पापा को बताना नहीं। और वहाँ जब मेरा सिलेक्शन शायद अब हुआ तो वो सारी चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं जो भी पीछे की चीज़ें, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में रहती हैं कि उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस करके आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरा फर्ज ये है कि अब आगे क्यों ना क्यों उनको एक अच्छी लाइफ आगे दी जाए। बिल्कुल। और ये जॉब नहीं है मेरे लिए। अगर इफ समबडी सेज कि यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग अ जॉब, सुबह जॉब के लिए जाना, तो आई डोंट से कि मैं जॉब कर रहा हूं। इट्स नॉट अ जॉब फॉर मी, इट्स अ माई प्रोफाइल कि मैं बैंकर हूँ। मैं जॉब नहीं करना चाहूँगा, मैं सर्विस दे रहा हूँ लोगों को जाके, और कोशिश है कि ये नेशन के लिए सर्विस है। इट इज़ नॉट द सर्विस फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, कि देश सेवा ही है एक। अगर कोई बैंकर काम कर रहा है किसी बैंक में, चाहे वो आप किसी चीज़ से भी कंपेरिजन कर सके, तो फैमिली बैकग्राउंड ऑलवेज मैटर्स फॉर यू इन द एंड। चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपके फेल्योर में वो भी आपके साथ रहते हैं, आपके सक्सेस में भी वो भी हमेशा आपके साथ रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस इंटरव्यू में और फोकस करते हैं कुछ ऐसे पहलू पर जो कई सारे एस्पायरेंट्स को नहीं पता। दैट इज़ टू वर्क इन अ बैंक। अभी कई सारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों को सक्सेस मिल रहा है। तो मेरा जो आपसे सवाल अब होने वाला वो ये है कि नीरज बिफोर एंट्रिंग इनटू अ बैंक एंड नीरज आफ्टर बीइंग अ बैंक ऑफिसर, क्या एक वहाँ चेंज आया? व्हाट वाज द बिग चेंज दैट यू
इन योर सेल्फ फेल्ट कि नहीं यार पहले जो मैं ऐसा था, अब ये चेंज आया जब मैं एक SBI में क्लर्क बना, तो वो चेंज क्या था आपके लिए? सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, मेरा ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया। मैं पहले यूज तो नहीं था इन सारे ड्रेसिंग सेंस से। एक प्रोफेशनल बैंकर होना बहुत ज़्यादा मैटर तब करता है जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी एक बहुत बड़े टॉप इंस्टीट्यूशन को, और SBI इज़ एवरीबॉडीज नोज। तो वहाँ जाने के बाद मेरे अंदर चेंजेस क्या है, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कैसे अपने वर्क के साथ जस्टिस कर रहा हूँ। शायद मैं पहले नहीं करता हूँ ऐसा। बैंक ने ये सिखाया, बैंक ने ड्रेसिंग सेंस सिखाई, बैंक ने कैसे आपको पंक्चुअल रहना है ये सिखाया, आपको लर्निंग जो कैपेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कराई है। क्योंकि बैंक के अंदर आप कुछ ना कुछ, जैसे डेली मैंने अभी बताया कि लर्न कर सकते हैं आप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स है बैंकिंग के अंदर, बाकी चीज़ें हैं जो आप सब समझते ही होंगे बैंक के अंदर, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ जो बिफोर एंटरिंग द SBI, तो बस अगल बगल से सब यही बोलते हैं कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ नहीं, आई थिंक जितने लोग प्रिपेयर करते हैं उनके सबके साथ ऐसा होता है। कहीं ना कहीं आपको केवल इतना सोचने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। तो आप दूसरों की ना सोच के अपनी सोचें, अपनी प्रिपरेशन को और इन्हांस करें, अपने लूप होल्स पे वर्क करें, और बिफोर और आफ्टर में कभी आपको चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिलेक्शन होने में बहुत कम टाइम लगेगा फिर आपको। चलिए यहाँ पर 2 से 3 सवाल लेते हैं हमारे एस्पायरेंट्स के। एक सवाल जो आया वो आया चेतन का सवाल, उनका जो मुझे यहाँ पर उन्होंने मेल भी किया बाकायदा कि ये पूछिएगा आप जब आएंगे नीरज यहाँ पर। और सवाल ये था कि सर SBI क्लर्क और SBI PO में क्या मतलब अंतर? बिल्कुल है, PO इज ए ऑफिसर पोस्ट एंड क्लरिकल इज ए क्लरिकल जॉब, फिर भी SBI क्लर्क का जो एक प्रोफाइल है उसका जो एक फंक्शनिंग है वो क्या होता है एक बैंक के अंदर? देखिए कंपैरिजन अगर मैं मॉनेटरी से स्टार्ट करूँ, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं एडवर्टीजमेंट में जाने के बाद, तो PO इज़ डेफिनेटली ए ऑफिसर और क्लर्क इज़ एन असिस्टेंट टू असिस्ट दी ब्रांच मैनेजर या जो भी उस ब्रांच को होल्ड कर रहे हैं। और असिस्टेंट के पास हर एक तरीके का काम होता है, ठीक है, चाहे वो टेलर से रिलेटेड हो, चाहे वो बाकी चीज़ें से हो, जो भी हम डे टू डे फंक्शंस देखते हैं। बैंक के अंदर केवल अकाउंट ओपनिंग का काम नहीं होता है, बैंक के अंदर FD नहीं बनती, बैंक के अंदर सेविंग नहीं होती, बैंक के अंदर बहुत काम होते हैं। तो वो सारी चीज़ें असिस्टेंट को कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, डिपेंड करता है। और जो PO है वो PO उन सारी चीज़ को रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि क्या जो असिस्टेंट ने काम किया उसको सही किया है कि नहीं किया है। और जो इसमें डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँ, पोस्ट का तो डिफरेंस है PO और असिस्टेंट का, इसके अलावा सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग का बहुत मैटर करता है इसके अंदर। जी बिल्कुल, अगर जो लोग घर से बाहर रहना चाहते हैं या घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, 2 चीज़ें अलग हैं। जो छोड़ना नहीं चाहते हैं वो असिस्टेंट बने तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, और जो छोड़ना चाहते हैं उनके लिए SBI PO बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप SBI PO के अंदर जाने के बाद ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ योर प्रोबेशन ऑफ 2 years इन SBI PO आपको पूरा भारत लगभग तो घुमा ही देंगे SBI वाले, ये चीज़ रहती है। मी फॉर वन वुड एंजॉय। हाँ एग्जैक्टली। देखिए अगर आपको काम से प्यार है तो आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया कि मैं बैंकिंग की जॉब में जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो काम से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो PO में आपको ऐसी चीज़ें हैं, असिस्टेंट के पास मौका है कि वो PO बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार असिस्टेंट लग गए कि वो PO नहीं बनेंगे। इसका भी प्रोसेस होता है, 3 साल के बाद TO का एग्जाम होता है SBI के अंदर, आप वो दे सकते हैं। एक नॉर्मल बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं, JIB और CAIB, ये सारे क्लियर करके वो भी PO बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस है। असिस्टेंट इज असिस्टेंट, PO इज PO, बोथ वर्क आर डिफरेंट, कि उनको सुपरवाइज करना है, उनको रेगुलेट करना है। मॉनेटरी बेनिफिट्स भी सबके डिफरेंट है। तो हर एक जगह पे वो असिस्टेंट अपना असिस्टेंट अच्छा है वो भी, और PO अपनी जगह पे अच्छा है। चलिए तो अब आखिरी सवाल पे आते हैं जी। इस शो को ख़त्म करने से पहले एक सवाल जो हम पूछेंगे इस शो में अंत में, वो ये है कि आप अगर इस समय होते, इफ़ यू आर स्टिल गिविंग द पेपर, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, इट इज़ इन अप्रैल एंड देन मई में, तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता? आप कैसे तैयारी करते हैं ये अगर हमें बता पाएँ, क्योंकि यू आर सक्सेसफुल कैंडिडेट एंड आप ऑलरेडी एक बैंक में काम कर रहे हैं, देन व्हाट वुड आपकी तैयारी क्या होती उस एग्जामिनेशन के लिए? ये हमारा सवाल यहाँ पर है। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को एक प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा टाइम कम मिलता है इंस्टेड ऑफ दोज हु आर नॉट वर्किंग जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं टाइम कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। हमारे यहाँ करीबन जो जितने भी असिस्टेंट हैं, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर PO एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दे विल गोइंग टू मैनेज सम हाउ दे विल यूटिलाइज देयर जो बचा कुचा टाइम है उनके पास जी। अपार्ट फ्रॉम जो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो बच्चे कैंडिडेट हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोशिश आपसे मैं बस इतना कहूँगा कि आप
ये मत देखिए कि क्या इस बार का एग्जाम लास्ट ईयर जैसा होने वाला है। हाँ। क्योंकि एसबीआई ने एक मौका क्या दिया कि अभी आपका IBPS PO का रिजल्ट नहीं आया, आपके पास वैकेंसीज आ गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक बहुत जल्दी पब्लिश किया इन्होंने। बहुत रेयर है ये। बहुत रेयर है। तो आपका शायद रिजल्ट आए तब तक आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट 1 अप्रैल को आएगा। ज्वाइनिंग से पहले आप शायद एसबीआई में PO भी बन सकते हैं जी। IBPS PO की ज्वाइनिंग हाँ। से पहले। तो कोशिश करें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से पढ़ें, वर्कआउट करें चीज़ों को, और ये ना सोचें कि क्या पेपर लास्ट ईयर जैसा होगा। जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके कुछ सर को डराए मत कि भैया आप कैसे प्रिपेयर करूं, हाँ। जीए अच्छी है कि नहीं अच्छी है, जीए में क्या पढ़ना है। कोशिश करें जो आपके पास है उसको अच्छा करें। जीए को डेली पढ़ते रहें, कंप्यूटर डेली पढ़ते रहें। जो आपका प्री है, और हाँ, प्री के लिए मत फोकस रहें, मेंस के लिए फोकस रहें। प्री ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा, जी। क्योंकि वही 3 सब्जेक्ट आपके मेंस में आने वाले हैं। प्री आप करिए, मेंस आपका ऑटोमेटिकली होगा, और इंटरव्यू जेडी के लिए फोकस करिए करियर पावर पे। यू विल गेट दी all solutions over there. Thank you so much, Neeraj, for all the kind words, Thank you, sir. all the time that you gave us for this particular interview. We hope to all the aspirants who are watching कि जो इनका एक पर्सपेक्टिव था, जो इनका एक मकसद था यहाँ आने का, वो आपको यहाँ बताने का है कि कैसे आप उस पाथ पर चलें, उस पथ पर चलें जो कि आपको सक्सीड करे किसी भी एग्जामिनेशन में. So with this we come to an end to our discussion on Achievers Adda. Thank you so much.